नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसे विषय पर गहराई से चर्चा होगी जो इंडियन लीगल सिस्टम के लिए लिटरली सबसे जरूरी है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यानी एडीआर। इस मास्टर क्लास में इंडियन लॉ के तहत डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के मॉडर्न और सबसे इफेक्टिव तरीकों का बारीकी से विश्लेषण किया जाएगा। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 4.5 करोड़, जी हाँ 45 मिलियन, ये कोई मामूली आंकड़ा बिल्कुल नहीं है। ये आज भारत की अदालतों में पेंडिंग केसेस का एक्चुअल नंबर है। जरा सोचने वाली बात है कि इतने सारे केसेस का भारी बोझ ट्रेडिशनल लिटिगेशन को कितना धीमा और महंगा बना देता है। और ठीक यहीं पर एडीआर एक एसेंशियल सॉल्यूशन बनकर सामने आता है, एक रियल गेम चेंजर। इस पूरे एक्सप्लेनर का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले एडीआर का उदय, फिर कोर एडीआर मेथड्स की तुलना, उसके बाद आर्बिट्रेशन और लैंडमार्क केसेस, फिर लोक अदालत्स और ट्राइब्यूनल्स, इसके बाद कोर्ट एनेक्स्ड एडीआर रूल्स और आखिर में मॉडर्न मीडिएशन और ओडीआर। चलिए सेक्शन 1 से शुरू करते हैं। एडीआर का उदय, पेंडेंसी क्राइसिस का समाधान। अब किसी भी चीज की तरह एडीआर के फायदे और नुकसान दोनों हैं और उन्हें समझना बहुत जरूरी है। फायदे तो बिल्कुल स्पष्ट हैं, ये बहुत फास्ट है, कॉस्ट इफेक्टिव है और सबसे बड़ी बात इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी यानी प्राइवेसी पूरी तरह बरकरार रहती है। ऊपर से एक्सपर्ट डिसीजन मेकिंग मिलती है और फैसला फाइनल होता है। लेकिन कुछ ट्रेड ऑफ्स भी हैं, जैसे कि इसमें कोई प्रेसिडेंट वैल्यू नहीं बनती और मेरिट्स पर अपील करने के ग्राउंड्स बहुत लिमिटेड होते हैं। मतलब स्पीड और प्राइवेसी तो मिलेगी, लेकिन अपील का दायरा काफी सीमित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। कोर एडीआर मेथड्स की तुलना, आखिर फैसला करता कौन है? बेसिक्स क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ये समझना है कि ये ट्रायडिक एडीआर क्या भला है। देखिए, ये वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है जिसमें एक थर्ड पार्टी इंटरवेंशन होता है, जैसे मीडिएशन, कॉन्सिलिएशन या आर्बिट्रेशन। डायरेक्ट नेगोशिएशन में सिर्फ 2 पक्ष होते हैं, है ना? लेकिन ट्रायडिक एडीआर में हमेशा एक न्यूट्रल पार्टी मौजूद होती है, जो या तो रेजोल्यूशन में मदद करती है या फिर खुद ही फैसला सुना देती है। और ये चीज आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन के बीच का फर्क बहुत ही ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करती है। आर्बिट्रेशन एक एडजुडिकेटिव प्रोसेस है, मतलब आर्बिट्रेटर दोनों पक्षों को सुनेगा और एक बाइंडिंग अवॉर्ड देगा जो हर हाल में मानना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ कंसिलिएशन एक फैसिलिटेटिव प्रोसेस है। यहाँ कंसिलिएटर सिर्फ सॉल्यूशंस सजेस्ट कर सकता है और वो फैसला तभी बाइंडिंग होगा जब दोनों पक्ष उस पर अपनी मर्जी से सहमत हों। लीगल टर्म्स में एक और बेहद जरूरी डिस्टिंक्शन है जिसे लेकर अक्सर कंफ्यूजन रहता है, सीट और वेन्यू। इसे बिल्कुल ध्यान से समझना जरूरी है। सीट का मतलब है आर्बिट्रेशन की लीगल लोकेशन, जो ये तय करती है कि कौन सा गवर्निंग प्रोसीजरल लॉ लागू होगा, जबकि वेन्यू सिर्फ सुनवाई की फिजिकल या जियोग्राफिकल जगह है। ये डिस्टिंक्शन आगे आने वाले लैंडमार्क केसेस को समझने के लिए एकदम एसेंशियल है। चलिए सेक्शन 3 पर आते हैं, आर्बिट्रेशन और लैंडमार्क केसेस, 1996 एक्ट का विकास। स्ट्रैट्यूटरी एवोल्यूशन के इस पूरे टाइमलाइन को देखें तो 1996 में यूएन सीट्रल मॉडल लॉ के आधार पर इस एक्ट को कंसोलिडेट किया गया था। फिर 2015 की अमेंडमेंट ने गेम बदल दिया। मिनिमल कोर्ट इंटरवेंशन पर जोर दिया गया और अवार्ड्स के लिए स्ट्रिक्ट 12 मंथ्स टाइम लिमिट रख दी गई। 2019 में आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बनी और 2021 में एक और बड़ा रूल आया, अगर फ्रॉड या करप्शन का मामला है तो अवार्ड्स पर ऑटोमेटिक स्टे लग जाएगा। अब बेल्को वर्सेस काइजर एल्यूमिनियम के इस बेहद ज़रूरी लैंडमार्क केस को फिरैक फ्रेमवर्क से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फैक्ट्स ये थे कि एक इंडियन और एक यूएस कंपनी के बीच अग्रीमेंट था जिसमें आर्बिट्रेशन की सीट लंदन थी। तो इशू ये उठा कि क्या आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट का पार्ट 1 ऐसी फॉरेन सीडेड आर्बिट्रेशंस पर अप्लाई होगा। यहाँ रूल ये कहता है कि सीट ही एप्लीकेबल क्यूरियल लॉ तय करती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस रूल को अप्लाई किया और पुराने भाटिया इंटरनेशनल केस को सीधा ओवररूल कर दिया। कंक्लूजन बिल्कुल क्लियर था, पार्ट 1 सिर्फ और सिर्फ इंडिया सीडेड आर्बिट्रेशंस पर लागू होता है। इंडियन कोर्ट्स के पास फॉरेन सीडेड आर्बिट्रेशंस पर कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, पीरियड। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि अगर किसी आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड करना हो यानी चैलेंज करना हो तो सेक्शन 34 के तहत ग्राउंड्स बेहद स्ट्रिक्ट और लिमिटेड हैं। कोई अवार्ड तभी सेट असाइड हो सकता है जब पार्टी इनकेपेबल हो, अग्रीमेंट ही इनवैलिड हो, प्रॉपर नोटिस न मिला हो,
अवार्ड सबमिशन स्कोप के बिल्कुल बाहर चला गया हो, ट्रिब्यूनल का कॉम्पोजिशन इम्प्रॉपर हो, सब्जेक्ट मैटर नॉन आर्बिट्रेबल हो, या फिर वो भारत की पब्लिक पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ हो, बस इन्हीं ग्राउंड्स पर बात बन सकती है। अब जो चीज वाकई में दिलचस्प है वो है ONGC वर्सेस 100 पाइप्स केस। फैक्ट्स पर गौर करें तो यहाँ अवार्ड को पेटेंट इलीगैलिटी के आधार पर चैलेंज किया गया था। इशू ये था कि सेक्शन 34 में पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया का स्कोप आखिर है कितना बड़ा, तो रूल को इतना वाइडन किया गया कि उसमें मैनिफेस्ट इलीगैलिटी भी शामिल हो गई और एप्लीकेशन में सब्सटैंटिव लॉ के खिलाफ दिए गए अवार्ड को सेट असाइड कर दिया गया। कंक्लूजन के तौर पर पेटेंट इलीगैलिटी को पब्लिक पॉलिसी का हिस्सा मान लिया गया। हालांकि इस वाइड इंटरप्रिटेशन को बाद में 2015 के अमेंडमेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, पर यह केस लीगल हिस्ट्री में बहुत इंपैक्टफुल रहा। सेक्शन 4 लोक अदालतें और ट्रिब्यूनल्स, स्पेशलाइज्ड जस्टिस। कमर्शियल दुनिया से बाहर निकलकर इन स्पेशलाइज्ड बॉडीज के जुरिस्डिक्शन को समझना भी उतना ही जरूरी है। देखिए, लोक अदालत में होने वाले सेटलमेंट को सीधे सिविल डिक्री का स्टेटस मिल जाता है। परमानेंट लोक अदालत पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए है और अगर कॉम्प्रोमाइज ना हो तो ये मेरिट्स पर भी फैसला दे सकती है। फैमिली कोर्ट्स की बात करें तो वहां एडजुडिकेशन से पहले कंसीलिएशन मैंडेटरी है, लेकिन सबसे खास फीचर जो ध्यान देने वाला है वो है कमर्शियल कोर्ट्स का, जहां 3 लाख रुपए से ऊपर के डिस्प्यूट्स के लिए प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन मैंडेटरी कर दिया गया है। बिना मीडिएशन के कोर्ट का दरवाजा खटखटाया ही नहीं जा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 की ओर, कोर्ट अनेक्स्ड ADR रूल्स, सेक्शन 89 CPC। सेलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस सेक्शन 89 CPC की प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। फैक्ट्स ये थे कि जब सेक्शन 89 के तहत ADR मैंडेटरी किया गया तो ढेरों प्रैक्टिकल इश्यूज आने लगे। तो इशू था कि इसे इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कैसे करें। रूल ये स्थापित हुआ कि कोर्ट की ये ड्यूटी है कि सेटलमेंट की गुंजाइश होने पर सूटेबल केसेस को ADR के लिए रेफर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस इशू की और कंक्लूजन ये निकला कि इस एक कदम ने भारत में कोर्ट अनेक्स्ड मीडिएशन को पूरी तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। और अब आखिरी सेक्शन, सेक्शन 6, मॉडर्न मीडिएशन और ODR, द डिजिटल फ्यूचर। 2023 का मीडिएशन एक्ट सच में एक शानदार लीगल डेवलपमेंट है। इसने एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया है। ये एक वॉलंटरी प्रोसेस है जिसमें ऑप्ट आउट ऑप्शंस भी हैं और स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाती है। सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या है पता है? एक मीडिएटेड सेटलमेंट अग्रीमेंट अब बिल्कुल एक कोर्ट डिक्री की तरह ही इन्फोर्सेबल है। इसके अलावा मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया है और ऑनलाइन मीडिएशन को एक्सप्लिसिटली कानूनी मान्यता दे दी गई है। अब देखते हैं कि ये डिजिटल दुनिया में कैसे काम करता है। ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यानी ODR। आज के ई-कॉमर्स वाले दौर में छोटे-मोटे लेकिन लाखों कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रोज आते हैं। ODR डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और AI टूल्स का इस्तेमाल करके इन हाई वॉल्यूम, लो वैल्यू डिस्प्यूट्स को बहुत ही एफिशिएंटली सॉल्व करता है। ये सच में भविष्य की एक बहुत बड़ी ज़रूरत बन चुका है। तो इन सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या 2023 का नया मीडिएशन एक्ट और AI ड्रिवन ODR मिलकर ट्रेडिशनल लिटिगेशन का इतना बड़ा विकल्प बन जाएंगे कि कोर्टरूम्स की बजाय डिजिटल सेटलमेंट्स ही नया नॉर्मल बन जाएगा? क्या आने वाले समय में ट्रेडिशनल लिटिगेशन ही असली ऑल्टरनेटिव बनकर रह जाएगा? ये एक ऐसा प्रोवोकेटिव विचार है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचने की जरूरत है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।